राजस्थान के विकास के लिए मेगा सौगातों का आज दिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। 17 साल के बाद पेयजल का यह सपना साकार होने जा रहा है। इस परियोजना से 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। 3,05,00,000 से ज्यादा आबादी को पेयजल मिलेगा और इसके अलावा 4,03,000 हेक्टेयर में फसल लहराती हुई आपको नजर आएगी। प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं पीकेसी ईआरसीपी के तहत 2 नए बैराज, रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज का शिलान्यास भी आज पीएम के द्वारा किया जाएगा। तो जयपुर के दादिया में जबरदस्त का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। पुख्ता बंदोबस्त, पुख्ता जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किए गए हैं। लगातार हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से जुटते हुए आज जयपुर के दादिया के उस मैदान में नजर आ रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी का जयपुर का दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से जयपुर हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद जयपुर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल दादिया पहुंचेंगे। फिर हर घर खुशहाली कार्यक्रम में पीएम शिरकत करेंगे। कार्यक्रम स्थल से जयपुर हेलीपैड के लिए फिर दोपहर के बाद रवाना होंगे और दिल्ली भी आज जयपुर एयरपोर्ट से जाएंगे। आज पीकेसी ईआरसीपी की सौगात मिलेगी। 17 साल के बाद ये साकार होगा पेयजल का सपना जो सिंचाई और पानी के लिए इन 21 जिलों के लोग लगातार तरसते रहे हैं। आज 21 राजस्थान के 21 जिलों की तकदीर बदलेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के हमारे 11 जिले और नए जिले राजस्थान के आज चंबल नदी के माध्यम से जो एमओयू होने वाला है भविष्य में 6 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन सिंचाई और पीने के पानी के लिए हमारे 11 जिलों के कई 100 गाँवों को ये सौगात मिलेगी। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की देन है जो नदी जोड़ो अभियान को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमारी विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान दोनों राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने में माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। लगभग 17,000 करोड़ से बड़ी ये योजना का आज उनके मौजूदगी में एमओयू होगा। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान भजन लाल जी को भी बधाई। तो आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे क्योंकि इसी जनवरी में ही मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में ये एमओयू साइन हुआ था। मध्य प्रदेश की सरकार को आप सुन रहे थे जहां पर उन्होंने बताया कि ये सौभाग्य की बात है। मोहन यादव जिसको आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि सौभाग्य की बात है कि ये जो सपना है ये साकार होने जा रहा है, ये और मौका मुझे मिल रहा है। जयपुर के दादिया से ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए हर कार्यकर्ता के हाथ में वो तख्ती है, वो होर्डिंग है जहां पर प्रधानमंत्री और भजनलाल के 1 साल पूर्ण होने पर क्या क्या उपलब्धियां हैं वो गिनाई गई हैं। जबरदस्त का उत्साह भी रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मिनट टू मिनट कार्यक्रम की पीएम मोदी की दे रहे हैं कि कब जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जयपुर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल दादिया पहुंचेंगे। 11:50 का वो समय बताया जा रहा है। फिर दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच का कार्यक्रम है। हर घर खुशहाली कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। उसके बाद से दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम स्थल से जयपुर हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और जयपुर से फिर वो सीधे उड़ान भरेंगे दिल्ली के लिए। 2:05 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी है और आपको ये भी बता दें कि इन योजनाओं का भी आज शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि रामगढ़ और महलपुर बैराज, चंबल नदी पर एक्वाडक्ट, नवनेरा बैराज से बीसलपुर और इसरदा तक वाटर रिफ्रैक्शन सिस्टम होगा। चंबल धौसपुर ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए टोंक, अजमेर, शाहपुरा, जयपुर। ये तस्वीरें उन व्यवस्थाओं की भी हैं, उन कार्यकर्ताओं की हैं जिसमें जबरदस्त का उत्साह है।
जो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। टोंक तो हॉटस्पॉट बना हुआ था। 6 जिलों से आने वाली जो बसें थी वो टोंक में स्टे करने वाली थी। 7 जगह 7 पॉइंट बनाए गए थे जहां पर रहने खाने अलाउ सबकी व्यवस्था की गई थी। यहां पर ठहरने के बाद से जयपुर के दादिया के लिए रवाना होते हैं। अजमेर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आप निकल कर देख रहे हैं जहां पर वो बुक्स भी वितरित किए गए जो सरकार की उपलब्धता को गिनाएंगे। एक एक बस में कार्यकर्ताओं को फूड पैकेट्स दिए गए ताकि किसी भी तरह से उन्हें कोई इस ठंड के मौसम में दिक्कत ना हो। शाहपुर से भी ऐसी आप तस्वीरें देख रहे हैं। बसें लगातार आ रही हैं। बसों में भरी हुई जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर जबरदस्त उत्साह उमंग है। जयकारों के साथ नारे लगाते हुए वो नीचे उतर रहे हैं। जयपुर की तो सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो दादिया की सीधे तस्वीरें आप देखिए। पुलिस जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस की जो बिल्कुल जिसको हम ये कहते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बिल्कुल सही रखे गए हैं। जितने भी विजन्स है वो वहां पे बिल्कुल क्लियर है और धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जा रही है। इंतजार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। इस बीच आपको अजमेर से भी बड़ी खबर बताते चले। पीएम के कार्यक्रम में जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। नसीराबाद से जयपुर ये बस जा रही थी। जयपुर रोड टोल प्लाजा पर खड़ी बस से जा टकराई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घायलों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल ले जाया गया है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। इसके पहले भी एक घटना हुई थी जहां पर एक कार जाके टकराई थी जिसमें 7 बीजेपी के कार्यकर्ता थे और ट्रक से जाके टकरा गई थी। 7 में से 2 की हालत गंभीर थी जिनको जयपुर रेफर किया गया था। एक इसी तरह से दुखद खबर अजमेर से भी आई है। नसीराबाद से जयपुर के लिए बस जा रही थी जिसमें पीएम मोदी के कार्यक्रम जो दादिया में होने वाला है उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस बीच जो गाड़ी है वो सड़क दुर्घटना का शिकार हुई। घायलों को उपचार के लिए हालांकि राजकीय अस्पताल में लेके जाया गया है और एक की हालत गंभीर बताई गई है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के लिए उनको रेफर कर दिया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। केंद्र सरकार आज संसद में 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है। इस बिल को आज दोपहर 12 बजे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में पेश करेंगे। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा। इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है। विपक्ष लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध करती आई है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि लोकसभा में आज की कार्यवाही हंगामेदार रहने वाली है। संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। बीजेपी के साथ साथ टीडीपी और शिवसेना ने भी अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार इस बिल को पेश करने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भी भेजना चाहती है। अगर जेपीसी ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हो गया तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन करते ही ये जो विधेयक है वो कानून में बदल जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो देश भर में 2029 तक एक साथ चुनाव हो सकते हैं। इस साल 2024 का जनरल इलेक्शन में बंगाल में जब चुनाव हुआ तो बंगाल जैसे राज्य में प्रदेश में 7 दफा में चुनाव किया गया। 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब 2021 में बंगाल को 8 दफों में चुनाव कराया गया। तो जो एक राज्य में ऐसा ही आप अगर देखेंगे तो 2 महीना पहले 1 महीना पहले झारखंड में जब चुनाव हुआ, झारखंड जैसा एक प्रदेश में आपने 2 दफा में चुनाव करवाया। जो एक छोटा सा राज्य में 2 दफा में 7 दफा में 8 दफा में चुनाव करवा रहे तो कहाँ से 140 करोड़ का देश में 1 दफा में चुनाव कराने की बात करते हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और ये देश को बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेस, सबका टाइम वेस्टेज जो होता था वो बचाएगा। हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट में तेज़ी लाया जाए और वो पैसा जो बचेगा वो सारा डेवलपमेंट में लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगेगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और आई वेलकम दिस बिल बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है इतने साल हमने क्यों वेट की, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। इस साल 2024 का जनरल इलेक्शन में बंगाल में जब चुनाव हुआ तो बंगाल जैसे राज्य में प्रदेश में 7 दफा में चुनाव किया गया। 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब 2021 में बंगाल को 8 दफों में चुनाव कराया गया।
तो जो एक राज्य में ऐसा ही आप अगर देखेंगे तो 2 महीना पहले 1 महीना पहले झारखंड में जब चुनाव हुआ, झारखंड जैसा एक प्रदेश में आपने 2 दफा में चुनाव करवाया, जो एक छोटा सा राज्य में 2 दफा में 7 दफा में। महत्वपूर्ण विधेयक जो परिवर्तन के लिए लाना चाहते हैं, इस सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही। उसे पहले सर्वदलीय बैठक बुला के इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। और ऐसे भी आज है 1 इलेक्शन 1 नेशन, फिर होगा 1 नेशन 1 पार्टी, और फिर होगा 1 नेशन 1 लीडर। तो जो मंसूबे हैं उनको हम कभी पूरे नहीं होने देंगे। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कहां से लाएंगे 2/3 बहुमत? तो ये तो एक सिगुफेबाजी है, ये लाके किसी के हवाले कर देंगे, चर्चा चलती रहे। देश के लिए मैं सोचता हूं विकसित भारत की एक तस्वीर जो इस पूरा देश देख रहा है, उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 राशन, और ऐसे ही 1 नेशन 1 ग्रिड से लेकर अनेक ऐसे काम हुए हैं जो कहीं न कहीं विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और 1 नेशन 1 इलेक्शन भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कि हम लोग देखते हैं 5 वर्ष तक लगातार किसी न किसी राज्य के चुनाव चलते रहते हैं, तो कहीं न कहीं आचार संहिता लगने के कारण विकास बाधित होता है, कामों की जो गति होती है वो बाधित होती है, सरकारी संसाधन लगता है, पैसा खर्च होता है। इन सारी चीजों पर कहीं न कहीं कमी आएगी। और चलिए इस बीच आपको मुंबई से बड़ी खबर बताते चले। पोर्नोग्राफी केस पर राज कुंद्रा का बड़ा बयान आया है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, 3 सालों से लड़ रहा हूं, अब मुझे इंसाफ चाहिए। चार्जशीट में शामिल 13 लोगों में से मैं अकेला जो कह रहा कि केस को जल्द खत्म किया जाए, अगर कोई दोषी है तो उस पर आरोप लगाए, जो दोषी नहीं तो उसे बरी कर दिया जाना चाहिए। मुझे ऑर्थर रोड जेल में 63 दिनों तक रखा गया। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये केस जरूर जीतूंगा। परिवार के सदस्यों को शामिल करने पर दुख होता है। सुनिए जरा राज कुंद्रा ने क्या कहा। पिछले 3 साल से इतनी स्पेकुलेशन हो रही है और मीडिया इतनी स्पेकुलेशन कर रही है कि मुझे लगा इस स्पेकुलेशन में मेरी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं कुछ बोलता था, मीडिया कुछ उठाती थी। तो आई रियलाइज समटाइम्स साइलेंस इज़ ब्लिस। लेकिन जब बात फैमिली पे आती है और फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, देन आई फील समवेयर एक टाइम आता है कि आई शुड कम आउट एंड स्पीक एंड पीपल शुड रियलाइज ट्रूथ क्या है। बिकॉज कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैं चुप रहा हूँ तो पीपल हैव मिसकंस्ट्रूड कि ये साइलेंस, ये चुप है, कुछ बोल नहीं रहा, तो इज देयर एनी ट्रूथ टू द फैक्ट्स। और अलग से आई हैव फुल फेथ इन दी जुडिशरी। लड़ रहे हैं कोर्ट में, डिस्चार्ज के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से शायद जो 13 लोग एक चार्जशीट पे हैं, उनमें से मैं एक अकेला हूँ जो बोल रहा हूँ कि ये केस को जल्दी नतीजे तक पहुँचा जाए। गिल्टी है तो चार्जस, नहीं गिल्टी तो एक डिस्चार्ज मिलना चाहिए। और चलिए एक और बहुत बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते चले। दरअसल पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि जेल से गैंगस्टर लॉरेंस ने ही हत्या की साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। जिम मालिक नादिर शाह की हत्या की साजिश जेल से ही लॉरेंस ने रची। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट है। लॉरेंस समेत 14 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट। मंदिर के बगल में बने एक घर से अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा है। मंदिर के ठीक बगल में बने इस मकान की पैमाइश की गई थी, जिसमें कुछ हिस्सा अवैध पाया गया। मकान मालिक मतीन ने प्रशासन से वादा किया था कि वो खुद अवैध हिस्से को तोड़ देंगे, और आज मजदूरों को बुलाकर वो खुद अवैध हिस्से को तुड़वा रहे हैं। संभल से ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहा है। तो मकान के जो अवैध हिस्से हैं, खुद मकान मालिक के द्वारा ये बताया गया था कि उस अतिक्रमण को वो हटवाएंगे, सरकार को उसमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। खुद कहे गए अपने शब्दों पर अमल करते हुए तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मंदिर के बगल में जो घर बनाया गया जो अवैध है, उसको तोड़ते हुए, यहां पर तुड़वाते हुए नजर आ रहे हैं मतीन खां।
और ये भी खबर संभल से ही है। संभल में महादेव मंदिर में आज भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। आज मंगलवार है, लिहाजा हनुमान जी की पूजा के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 46 साल पुराने मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को खुलवाया है, जिसमें एक शिवलिंग है और बजरंगबली की 4 फीट ऊंची मूर्ति है। मंदिर को प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर का नाम दिया गया है और मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना महाकाल के रूप में की गई है। उज्जैन के महाकाल की तरह ही शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। मंदिर में एक पुजारी की नियुक्ति भी कर दी गई है ताकि प्रतिदिन पूजा अर्चना होती रहे। वहीं संभल में कुछ और कुएं मिले हैं जिनको साफ कराया जा रहा है। साथ ही मंदिर के पास के अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। 8 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। संभल में सब मंगल नजर आ रहा है। रंग रोगन के बाद मंदिर खूबसूरत, और जब चंदन से लिपाई हुई तो उसके बाद मूर्ति किस तरह से चमकी हुई नजर आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। मंगलवार है, हनुमान जी की मूर्ति है ये। मंदिर में महाकाल को भव्य तरीके से सजाया गया। महंत यहां पर नियुक्त कर दिए गए ताकि रोजाना पूजा अर्चना की जा सके। यूपी में अभी भी पुलिस की तैनाती यहां पर है। अतिक्रमण पर एक्शन मतीन खान के द्वारा किया जा रहा है। कुएं को घेरा गया है। कल मिली थी मूर्तियां, और भी कुएं मिले हैं। संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। और उसके बाद अब ये खग्गूसराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ पर लोग आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि भगवान शिव और बजरंगबली यानी हनुमान जी का मंदिर इसे कहा जाता है, जो 46 साल बाद आज एक बार फिर सामने लोगों के खड़ा है। और लोग अब यहाँ पर जुटते आ रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते थे। लोगों का ये भी कहना था कि पहले वो यहाँ पर डर की वजह से नहीं आते थे, लेकिन अब खुलकर यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। वहीं वाराणसी में भी एक बंद मंदिर मिला है। वाराणसी के मदनपुरा में सालों से बंद मंदिर मिला है। घनी आबादी वाले इलाके में ये मंदिर है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है। फिलहाल एहतियातन पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। ये मंदिर मदनपुरा में गोल चबूतरा के पास है, जिसे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहा जा रहा है। मंदिर का बाहरी आकार शिव मंदिर जैसा है। बताया जा रहा है कि बंगाल के एक परिवार का मकान था, जिसे मुस्लिम परिवार ने खरीदा था। इसी के पूर्वी भाग में मंदिर है और ऊपरी भाग में सीलिंग से लगे हिस्से में गोलाकार फूलों की आकृति है। 3 दिशाओं पूर्व, उत्तर और दक्षिण भाग से मंदिर खुला हुआ है। मंदिर में ताला किसने लगाया ये अभी तक पता नहीं चला है। और बड़ी खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई इस वक्त की आपको बताते चले। नए हैंडबैग के साथ संसद भवन पहुंची थी प्रियंका गांधी। हैंडबैग पर बांग्लादेश से जुड़ा संदेश लिखा था। उनके बैग पर लिखा है, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। इससे पहले कल प्रियंका गांधी जो हैंडबैग लेकर संसद पहुंची थी, उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा था, जिसके बाद विवाद छिड़ गया था। तमाम तरह के रिएक्शन आए थे। एक और बैग है जहां पर बांग्लादेश से जुड़ी हुई यहां पर एक आपको नजर आ रही है। पहली जो फिलिस्तीन बैग है जो कल संसद में लेके पहुंची थी, आज दूसरा बैग है। प्रियंका गांधी से जुड़ी बड़ी खबर दिखा रहे हैं। और जो इस समय बैग दूसरी तस्वीर में है, उसमें बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो ये लिखा हुआ है। इसके पहले जो हैंडबैग लेके गई थी उस पे पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। तमाम तरह के रिएक्शंस हमने दिखाए थे न्यूज़ 18 राजस्थान ने। आज जो बैग लेकर गई हैं वहां हिंदुओं के साथ खड़े होने का संदेश उस बैग में लिखा गया है। इंडिया गठबंधन ईवीएम के मुद्दे पर दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी इस मुद्दे को आधारहीन बता डाला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर ईवीएम में कोई कमी है तो उसे सबूतों के साथ चुनाव आयोग को दिखाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के बाद ईवीएम पर कांग्रेस के दावों पर अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल खड़े कर दिए। सुनिए जरा
ईवीएम के दावों को जो लगातार कांग्रेस उठाती रही है, उस पर अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ रिएक्शंस दिए हैं। जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं, मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिसे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई विचार नहीं बचा है, तो वहीं दिग्विजय ने कहा कि अगर पीएम और ईसी को ईवीएम से इतना प्यार है तो वीवीपैट की स्लिप हमें दे देनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ रिएक्शंस हैं। हिंदी वालों को पूछो अपने आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, नेतृत्व को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके। देखो ये जब हार रहे हैं, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के पास कोई आइडियाज बची नहीं है। बार बार हारने के कारण एक फ्रस्ट्रेशन उनके मन में डेवलप हो चुकी है। उसकी प्रतिफलन अभी संसद में जब चर्चा हुई, संविधान की 75वां साल में जो चर्चा हुई, जिस प्रकार की अंतसार शून्य चर्चा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, ये बहुत ही सोचने लायक विषय है। कांग्रेस पार्टी की दिवालियापन कहां तक जाके पहुंचेगी। तो वैसे बैलेट पेपर के पक्ष में है, लेकिन मशीन वालों को मशीन से इतना ही प्रेम है, माननीय प्रधानमंत्री जी और इलेक्शन कमीशन को इतना ही प्रेम ईवीएम से है, तो भाई उस वीवीपैट स्लिप को डब्बे में क्यों गिराते हो? 7 सेकंड के दर्शन के लिए हमें हाथ में दे दो और उसको हम बैलेट बॉक्स में डाल देंगे, गिनती करवा लो। और गिनती करवाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि जहां आप 14 टेबल 16 टेबल लगाते हो, उससे ज़्यादा 50 टेबल लगा दो। ना अधिकारी कर्मचारियों की कमी है, ना जगह की कमी है। और प्रदूषण से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। सोमवार को दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार तक पहुंच गया, जो कि गंभीर स्तर माना जाता है। इसके बाद दिल्ली NCR में ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। ग्राफ 4 लागू होने के बाद कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली में 1ली से 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। दिल्ली में सभी तरह के ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, तो वहीं नोएडा में स्कूल 9 बजे से खुलेंगे। एक बार फिर स्मॉग की वापसी हो गई है। दिल्ली का प्रदूषण स्तर जो है वो 400 के पास बना हुआ है, खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। और इसी के चलते दिल्ली में GRAP यानी कि ग्रैप 4 को भी लागू किया गया है। लेकिन प्रदूषण का असर किस तरीके से आपको नजर भी आ रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्मॉग आपको नजर आ रहा है। इंडिया गेट से इस वक्त मेरी दूरी महज 50 मीटर की है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। आगे देखते रहिए 100 गांव 100 खबर। नमस्कार।